नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर अभी भी सियासी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी घमासान गृह मंत्रालय को लेकर दिख रहा था, तो वहीं अब अजीत पवार भी इस मामले में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं और वित्त मंत्रालय के लिए, वित्त विभाग के लिए यहाँ जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है महाराष्ट्र में मायावती की सरकार बनने के बाद, प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत कर यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा परचम लहराती हुई नजर आई है। और ऐसे में 132 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जब शिंदे को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी, यानी कि जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो उनको गृह मंत्रालय देने की बात कही गई थी। लेकिन अब देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से, अपनी बातों से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। वहीं वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय की मांग जिस तरह से यहाँ अजीत पवार द्वारा की जा रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नकारती हुई नजर आ रही है। हाल ही में अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने बड़ी बगावत छेड़ दी है। उनकी बगावत छेड़ने के बाद कहीं ना कहीं एनसीपी में भी दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। अब देखना यही है कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से आने वाले समय में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर फैसला हो पाता है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, किस तरह से देखते हैं, पहले तो मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर शिंदे और फडणवीस के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक देखी गई। अब अजीत पवार की भी इस मामले में एंट्री होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं छगन भुजबल की बगावत क्या दिखा रही है? क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर मायावती की सरकार पूरी तरह से बनने से पहले, ये यूं कहें कि विभागों के बंटवारे से पहले ही टूटती बिखरती नजर आएगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में अभी भी अगर आप देखें तो जो आपस में जो गतिरोध था वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ पर शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन अभी भी जो मंत्री पद का बंटवारा होना चाहिए या जो मंत्रालय महकमे कह सकते हैं कि एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो अभी भी कह सकते हैं थमा हुआ है, सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। और ऐसे में जो आप इशारा कर रहे हैं बात का कि क्या महकमे का जब बंटवारा होगा, जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा, तो क्या आपस का तालमेल इसी तरह का रहेगा या इसमें भी कोई गड़बड़ी आ सकती है? देखिए, जाहिर बात है कि अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो गृह मंत्रालय समेत कई बड़े महकमों की मांग वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अजीत पवार भी सेम ऐसे ही कह रहे थे कि भाई राजस्व मंत्रालय समेत कुछ बड़े मंत्रालय हमें भी दिए जाएँ। वहीं बीजेपी इस मूड में नहीं है कि बड़े मंत्रालयों को अजीत पवार या शिंदे गुट को दिए जाएँ, इसीलिए लगातार कशमकश का दौर अभी भी जारी है। और अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ भी बन बिगड़ सकता है, क्योंकि दोनों जो कह सकते हैं साथी दल हैं, जी कह सकते हैं बीजेपी के, वो दोनों अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके हिस्से में बड़े पद आने चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए राजी है? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्योंकि बीजेपी का रुख रहा है कि भाई मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े ओहदे हैं, बड़े पद हैं, बड़े मंत्रालय हैं, और उनको अपने पास रखा जाए। इसी बात की कह सकते हैं रस्साकशी भी देखने को मिल रही है। लगातार आपस में मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। अब जबकि सरकार बन चुकी है, मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले चुके, तो यहाँ पर महकमों का बंटवारा किस तरह से होगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। और देखिए, बीजेपी हर चीज़ का जो हिसाब किताब लगाकर रखती है कि अगर ये नाराज़ होता है तो क्या होगा, ये नाराज़ होता है तो क्या होगा, और अगर दोनों नाराज़ होकर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी फिर क्या करेगी। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ में एक तरीके से आदित्य ठाकरे और कह सकते उद्धव ठाकरे की तस्वीर सामने आई है, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के करीब अब उद्धव ठाकरे आना चाहते हैं, शायद ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले ही कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तमाम जो चीज़ें थी वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी समझ रहे हैं कि बिना हिंदुत्व के मुद्दे के आए हुए उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए वो बीजेपी के करीब आना चाहते हैं, ताकि जो अपनी हिंदुत्व की राजनीति है उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकें। जी, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर जो अजीत पवार हैं, जिस तरह का उनका रुख दिखाई पड़ता है, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी से अलग कभी भी हो सकते हैं। शिंदे गुट का भी ऐसा रुख लगता है, कभी भी अलग हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी भी चाह रही है कि अगर उद्धव ठाकरे उनके करीब रहें, तो अगर ऐसी कोई उलझन आए तो कम से कम उद्धव ठाकरे उनके साथ हों और यहाँ पर सरकार जो है वो बीजेपी की सुरक्षित तरीके से चलती हुई नजर आ सके। क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी 132-33 के विधायक हैं। वहीं अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो 20 विधायक उनके पास हैं, और यहाँ पर बहुमत में अपने आप को लाने में बीजेपी को फिर ज़्यादा मशक्कत
नहीं करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास 20 विधायक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 132 विधायकों के साथ सूबे के अंदर यहाँ दिखाई देती है। और ऐसे में अगर दोनों एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, शिंदे और अजीत पवार की बगावत के बाद, तो कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन एक बार फिर से उठ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ खास नुकसान होता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जिस तरह से मंत्री पद और विभागों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे नकार रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है महायुति में बड़ा सियासी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि विभागों के बंटवारे और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं आ पाया। हालांकि मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, लेकिन विभागों का जो फैसला है उस पर भी पूरी तरह से यहाँ मोहर नहीं लग पाई है। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो छगन भुजबल को यहाँ मंत्री पद के जो शपथ ग्रहण समारोह होना था उसमें पहले जो लिस्ट सामने आती है उसमें पहले छगन भुजबल का नाम दिखाई देता है, लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले ही कुछ समय पहले ही कहीं ना कहीं यहाँ छगन भुजबल का नाम उसमें से गायब हो जाता है। और उसके बाद छगन भुजबल एक बड़ी बगावत यहाँ पर छेड़ते हुए नजर आते हैं और उन पर तमाम ये आरोप लगते हैं कि पार्टी के खिलाफ जाकर ये चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, बेटे को दूसरी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़वाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं छगन भुजबल ने गलतियां तो की हैं, लेकिन उसका इस तरह से यहाँ पर सिला भारतीय जनता पार्टी देगी, इसका अंदाजा एनसीपी और छगन भुजबल को बिल्कुल भी नहीं था। और जिस तरह से अब उनके खिलाफ यहाँ सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है, मंत्रियों की लिस्ट में से उनका नाम जो काटा गया है, बड़ा चेहरा रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं सूबे के, कहीं ना कहीं उनके माध्यम से उनके सहयोगी विधायक भी कहीं ना कहीं यहाँ बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं और अजीत पवार की पार्टी कहीं ना कहीं टूटती बिखरती हुई नजर आ सकती है, जिससे महायुति गठबंधन को खासा यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर यहाँ पर अगला सवाल यही लेना चाहेंगे कि अगर छगन भुजबल यहाँ बगावत कर जाते हैं और उनके साथ कुछ विधायक यहाँ पर चले जाते हैं, तो क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस की सीएम कुर्सी खतरे में आती हुई नजर आएगी? क्योंकि नागपुर में छगन भुजबल का विरोध करते हुए यहाँ विधायक ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर उनको मंत्री मंडल में शामिल किया गया तो यहाँ हम कहीं ना कहीं साथ छोड़ देंगे और यहाँ पर किनारा करते हुए नजर आएंगे महायुति गठबंधन से। क्या लगता है, क्या वाकई छगन भुजबल को मंत्री पद देना या ना देना वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से ही बड़ा फैसला या यूं कहें कि उलझन भरा यहाँ पर एक निर्णय हो सकता है? देखिए, ये तो फैसला मेरे ख्याल से बीजेपी का डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अजीत पवार गुट से वो आते हैं। जाहिर बात है अजीत पवार को उनका नाम रिकमेंड करना चाहिए था और अजीत पवार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीजेपी के ऊपर इस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जो लिस्ट मिली, बीजेपी ने उन नामों को फाइनल किया, उसके बाद मंत्री पद के शपथ हुए। अब यहाँ से जो सारी की सारी कह सकते हैं गाज है वो अजीत पवार गुट के ऊपर गिर सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता हैं और लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई उनको जो है मंत्री पद मिलना चाहिए। एक लंबा वक्त उन्होंने राजनीति को दिया है, एनसीपी को दिया है, तो ऐसे में उनको इसे दरकिनार करना खुद अजीत पवार के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है और बीजेपी का इसमें रोल मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नहीं है। और ऐसे में अगर अजीत पवार जो गुट को लेकर अगर कहा जाए कि अगर आपस में फूट पड़ती है, आपस में अगर दिक्कतें बढ़ती हैं और आपस में अगर तालमेल खराब होता है, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर कह सकते हैं एक बार फिर ये धड़ा टूटता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि छगन भुजबल वरिष्ठ नेता हैं, उनके संपर्क में तमाम सारे विधायक भी होंगे और जाहिर बात है कि यहाँ पर वो जरूर चाहेंगे कि उनके साथ में भी कुछ विधायक जाएं अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, क्योंकि ये कहते हुए नजर आते हैं कि जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। तो अब ये बात कहीं ना कहीं लागू होती है कि क्या वाकई में वो बीजेपी गठबंधन में या यूं कहा जाए अजीत पवार गुट में वो नहीं रहना चाहते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा जी, इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और साथ में आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के बारे में जो आप कह रहे थे कोई दिक्कत परेशानी पड़ सकती है, मैंने जैसे कहा भी कि बीजेपी पहले ही अपने प्लान को बनाकर रखती है, पहले अपनी तमाम जो प्लानिंग उनको करके रखती है और यहाँ पर प्लानिंग उनकी ये है कि अगर शिंदे गुट भी उनसे नाराज होकर अलग हो जाता है और अजीत पवार गुट भी नाराज होकर अलग हो जाता है, तो उनके लिए उद्धव ठाकरे एक बड़ा सहारा बन सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से बीजेपी के साथ में नज़दीकी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने पुराने जो ढर्रे पर वो लौटना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में जिस तरह के उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो हिंदुत्व के नाम पर ही राजनीति को करके हासिल किया। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से उसी ढर्रे पर लौटते हुए नजर आ जाएं, जिससे इन दिनों बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है और ये अगर होता है तो यहाँ पर सरकार को मेरे ख्याल से कोई आँच आती हुई नजर नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और महायुति गठबंधन में एंट्री मार लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे के 20 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक मिलकर एक
बेहतरीन सरकार तो बना ही लेंगे, लेकिन अजीत पवार और शिंदे को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है अगर वो यहाँ बगावती तेवर दिखाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे समय से मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार और शिंदे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं अपने फैसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सुना रही है उससे बड़ी बगावत होने के आसार नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन में पड़ रही फूट को यहाँ उसका हल निकालने में कामयाब हो पाती है, या फिर एक बड़ी फूट यहाँ पर पड़ती है और उसके बाद कहीं ना कहीं शिंदे और अजीत पवार कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।